हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोटोग्राफी टिप्स हिंदी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फुल फ्रेम सेंसर डीएसएलआर और एक क्रॉप फ्रेम सेंसर डीएसएलआर में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक फुल फ्रेम सेंसर कैमरा और एक क्रॉप फ्रेम सेंसर कैमरा का जो मेन डिफरेंस है वो है सेंसर साइज़ का। तो मैंने ये टेबल बनाया डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर साइज़ के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक फुल फ्रेम सेंसर है, और इनका जो सेंसर साइज़ है वो 36x24 mm, और इनका जो प्राइस स्टार्ट होती है वो 1 लाख से ऊपर है। उसके बाद जो सेंसर साइज़ है वो APS-H और टिपिकली ये कैनन का सेंसर साइज़ है, और ये फुल फ्रेम से थोड़ा छोटा है मगर APS-C से बड़ा है, और इनका जो क्रॉप फैक्टर है वो 1.3x है। यानी कि अगर आप एक 50 mm लेंस APS-H बॉडी में लगा रहे हैं तो आपको जो फाइनल फोकल लेंथ मिलेगा वो 50 mm इंटू 1.3 होगा। और यहाँ पे भी इनका भी जो प्राइस स्टार्ट होती है वो 1 लाख से ऊपर है। उसके बाद APS-C यानी कि क्रॉप सेंसर DSLR जो कि हमारा एंट्री लेवल DSLR है, और इसका जो क्रॉप फैक्टर है वो कैनन के लिए 1.6 है और नाइकॉन के लिए 1.5 है, क्योंकि नाइकॉन का जो एंट्री लेवल DSLR का जो सेंसर साइज होता है वो कैनन से थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए क्रॉप फैक्टर थोड़ा छोटा है। और इनका जो प्राइस स्टार्ट होता है वो 25,000 से करीब 18,000 तक जाता है। उसके बाद 4/3 इंच, तो ये कुछ आपको मिररलेस कैमरा में देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये ओलंपस, पैनासोनिक, कोडाक इन सब कैमरा में देखने को मिलता है, और इसका जो क्रॉप फैक्टर है वो 2.0 है। सकते हैं कि ओलंपस M5 में आपको 4/3 इंच सेंसर साइज देखने को मिल जाता है, और ओलंपस M5 का जो प्राइस है वो 67,000 है। उसके बाद 1 इंच सेंसर साइज और एडवांस पॉइंट एंड शूट का सेंसर साइज है, और टिपिकली ये देखने को मिलता है सोनी का RX सीरीज़ का कैमरा में। और इनका जो प्राइस स्टार्ट होता है वो 30,000 से शुरू होता है और 60 या 70,000 तक जाता है। उसके बाद और एक सेंसर साइज है 1/6.3 इंच सेंसर साइज। उसके बाद है 1/2.3 इंच सेंसर साइज, जो कि एक स्टैंडर्ड पॉइंट एंड शूट कैमरा का सेंसर साइज है, और उसका जो क्रॉप फैक्टर है वो 5.6 है। और आप तो जानते होंगे कि एक पॉइंट एंड शूट कैमरा का प्राइस कितना है। और फाइनली आपका ये मोबाइल का सेंसर साइज है। इसका जो सेंसर साइज है वो 4.5 इंटू 3.4 mm है, और क्रॉप फैक्टर 7.12 है। तो दोस्तों, माना जाए कि ये एक पूरा फ़ोटो एक फुल फ्रेम सेंसर बॉडी से खींचा गया है, तो उसी फोकल लेंथ से सेम लेंस यूज़ करके आपको जो APS-H बॉडी में जो फ़ोटो आएगा वो ये ग्रीन रेक्टेंगल के अंदर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि APS-H बॉडी में आपको क्रॉप फैक्टर 1.3 मिल रहा है, तो इसीलिए आपको इमेज थोड़ा सा फुल फ्रेम से थोड़ा सा क्रॉप्ड इमेज आपको मिल रहा है। तो उसके बाद अगर आप सेम फोकल लेंथ यूज़ करके और सेम लेंस यूज़ करके एक APS-C यानी कि क्रॉप सेंसर बॉडी में अगर ये फ़ोटो खींचते हैं तो आपको जो फ़ोटो रिज़ल्ट आएगा वो इस रेड रेक्टेंगल के अंदर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज और भी क्रॉप्ड हो गया। फाइनली आप अगर वही सेम लेंस यूज़ करके सेम फोकल लेंथ में अगर सेम डिस्टेंस से अगर आप एक 4/3 इंच कैमरा के साथ ये फ़ोटो खींचते हैं तो आपको जो फ़ोटो आएगा वो इस यो रेक्टेंगल के अंदर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फाइनल रिज़ल्ट है ये एक फुल फ्रेम सेंसर कैमरा का फ़ोटो है। वही फोकल लेंथ यूज़ करके आप अगर एक APS-H सेंसर कैमरा के साथ फ़ोटो खींचते हैं वही डिस्टेंस से, तो आपको जो फ़ोटो मिलेगा वो इनसे थोड़ा सा क्रॉप्ड फ़ोटो मिलेगा। और APS-C में आपको और भी ज़्यादा क्रॉप्ड मिलेगा, 4/3 में और भी ज़्यादा। और
उसके बाद सेंसर साइज जितना छोटा होता जाएगा आपका फ़ोटो भी उतना क्रॉप्ड होता जाएगा। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रॉप फैक्टर। तो अगर आप एक 30 mm प्राइम लेंस एक फुल फ्रेम सेंसर कैमरा में लगाते हैं तो आपका जो इफ़ेक्टिव फोकल लेंथ मिलेगा वो 35 mm ही होगा। तो ये स्टैंडर्ड है। अगर उस 35 mm लेंस को अगर आप APS-A सेंसर कैमरा में लगाते हैं तो जो इफ़ेक्टिव फोकल लेंथ होगा वो उनका क्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आपका 35 mm लेंस इंटू APS-A बॉडी का जो क्रॉप फैक्टर है वो 1.3, 35 इंटू 1.3 और फाइनल जो फोकल लेंथ आपको मिलेगा वो है 45.5। और वैसा ही आपको APS-C बॉडी में उनका क्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एक 35 mm लेंस एक क्रॉप सेंसर बॉडी में 56 mm का इक्विवेलेंट है, यानी कि आपको जो फाइनल फोकल लेंथ मिलेगा, जो इफ़ेक्टिव फोकल लेंथ मिलेगा वो 56 mm होगा। उस तरह से आप जैसा लेंस खरीद रहे हैं उसको आपका बॉडी के क्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वही आपका इफ़ेक्टिव फोकल लेंथ होगा। तो ये गया पहला डिफरेंस एक क्रॉप फ्रेम सेंसर और फुल फ्रेम सेंसर DSLR का। उसके बाद जो डिफरेंस है वो है डेप्थ ऑफ फील्ड का। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, एक फुल फ्रेम सेंसर में जो आपको फ़ोटो आएगा वो उसका जो डेप्थ ऑफ फील्ड होगा वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा एक क्रॉप फ्रेम सेंसर का। तो आपका जो सेंसर साइज जितना छोटा होता जाएगा आपका डेप्थ ऑफ फील्ड उतना कम मिलता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम डिस्टेंस से लिया गया और लगभग सेम फोकल लेंथ से लिया गया फ़ोटो है, और ये एक फुल फ्रेम का फ़ोटो है और ये एक क्रॉप फ्रेम सेंसर DSLR का फ़ोटो है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ पे ज़्यादा है। तो आपका सेंसर साइज जितना बड़ा होगा आपको डेप्थ ऑफ फील्ड उतना बढ़िया मिलेगा। हाँ, उसके बाद जो और एक डिफरेंस है वो लो लाइट परफॉर्मेंस। दोस्तों होता क्या है कि आपका फुल फ्रेम सेंसर का सेंसर साइज बड़ा होने के कारण आपका जो इंडिविजुअल पिक्सल है सेंसर के ऊपर वो बड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा लाइट कैप्चर कर पाता है एक स्मॉलर सेंसर साइज के हिसाब से। तो अगर आपका कैमरा का सेंसर साइज बड़ा होता है तो ये ज़्यादा लाइट कैप्चर कर पाएगी, और इसीलिए आपको लो लाइट में हायर ISO में आपको जो फ़ोटो मिलेगा वो और भी ज़्यादा शार्प होगा और नॉइज़ फ्री होगा। तो सेंसर साइज जितना छोटा होगा उतना मैक्सिमम ISO में लो लाइट में आपको ज़्यादा ग्रेन नज़र आएगा। उसके बाद जो मेन डिफरेंस उसके बाद और एक मेन डिफरेंस है वो है प्राइस का। तो मैंने पहले ही बताया कि जो फुल फ्रेम सेंसर का प्राइस है वो 1 लाख से ऊपर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंसर साइज जितना बड़ा होता जा रहा है प्राइस भी उतना बढ़ता जा रहा है। तो ज़्यादा बड़ा सेंसर साइज मतलब ज़्यादा प्राइस। उसके बाद जो डिफरेंस है वो है वाइड एंगल का। तो यहाँ पे मैं पहले ही बताया कि आपको जो फुल फ्रेम सेंसर का जो आप एक्चुअल दिख रहे हैं वही आपको फ़ोटो में देखने को मिलेगा। टोटल फ़ोटो एक फुल फ्रेम सेंसर कैमरा का है, और अगर वही फोकल लेंथ पे आप अगर एक APS-C टाइप बॉडी में अगर फ़ोटो खींच रहे हैं तो आपको क्रॉप्ड फ़ोटो मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फुल फ्रेम सेंसर में ज़्यादा वाइड एंगल देखने को मिलता है। तो ये लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको यहाँ पे ज़्यादा वाइड एंगल मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं और एक बार दिखा रहा हूँ कि ये एक फुल फ्रेम सेंसर का फ़ोटो है और ये वही फोकल लेंथ पे एक क्रॉप फ्रेम सेंसर का फ़ोटो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ये फ़ोटो ज़्यादा क्रॉप हो गया और यहाँ पे आपको ज़्यादा वाइड एंगल देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो डिफरेंस है वो है डायनामिक रेंज का। तो आपका सेंसर साइज जितना बड़ा होगा आपको तो उतना बढ़िया डायनामिक रेंज मिलेगा। तो आप लोग जो नहीं जानते डायनामिक रेंज क्या है, तो मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ। तो ये फ़ोटो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखते ज़्यादा एक्सपोज्ड हो गया और ये जगह ठीक ठाक से फोकस में है।
और ये फ़ोटो आप देख सकते हैं कि ये स्काई भी फोकस में है और लैंड भी फोकस में है। तो डायनामिक रेंज यही है कि आपका सेम फ़ोटो में जो लाइटेस्ट पार्ट है और जो डार्केस्ट पार्ट है वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका स्काई ओवर एक्सपोज्ड हो गया, मगर यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे फुल फोटो ही आपका फोकस में। तो यही है डायनामिक रेंज। और डायनामिक रेंज जितना ज़्यादा होगा उतना आपको लाइटेस्ट पार्ट और डार्केस्ट पार्ट का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। तो यही था एक फुल फ्रेम सेंसर कैमरा और एक क्रॉप फ्रेम सेंसर कैमरा का मेन डिफरेंस। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपका मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में कर सकते हैं। और मैंने अगर कुछ मिस कर दिया हो तो भी आप बता सकते हैं कमेंट में। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा।